इंस्पेक्टर साहब अपने बॉडीगार्ड और अपने ड्राइवर के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें एक पान का खोखा दिखाई देता है। उस पान के खोखे पर अचानक वो ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी को साइड में लगा दो, हमें यहाँ पर एक मीठा पान खाना है। दोस्तों, उसके बाद जब वो पान की दुकान पर पहुँचते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर वो व्यक्ति नहीं होता जिसे वो ढूंढ रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पान वाला होता है उससे वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति पान की दुकान लगाया करते थे, वो कहाँ है? तो यहाँ पर वो दुकानदार कहने लगता है कि वो तो आज से 2.5 साल पहले यहाँ से जा चुके हैं। वो एक दिन बीमार हो गए थे और बीमारी के चलते हुए वो इस दुकान को मुझे बेचकर यहाँ से जा चुके हैं। हालांकि मैं भी पान बहुत अच्छा बनाता हूँ, आप पान खा लीजिए। दोस्तों, उसके बाद वहाँ पर वो 3 मीठे पान लगवाते हैं और जैसे ही वो पान को खाने लगते हैं वो वहीं पर फपक फपक कर रोने लगते हैं। अब यहाँ पर पान वाला उनकी तरफ देखता है और उसके मन में जिज्ञासा होती है कि इनको पूछा जाए कि ये यहाँ पर किस तरह से रो रहे हैं, इतने बड़े ऑफिसर यहाँ पर क्यों रो रहे हैं। दोस्तों, फिर पान वाला उनसे पूछने लगता है कि साहब, आप बुरा ना मानो तो एक बात मैं आपसे पूछ लूँ। तो यहाँ पर साहब कहने लगते हैं कि बताइए क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो, आपका यहाँ पर ऐसा क्या जुड़ा हुआ है जो यहाँ बैठकर आप रो रहे हो, पूरी कहानी आप मुझे बताओगे? कलेक्टर साहब बताने लगते हैं कि जब वो 9 साल के थे, अचानक ही एक रोड एक्सीडेंट में उनके माता पिता की मौत हो जाती है। माता पिता के मरने के बाद उसे उसके नाना नानी अपने घर ले जाते हैं और वहाँ पर रखने लगते हैं। जो यहाँ पर इनके बच्चे होते हैं उनको तो अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है और इस लड़के के साथ यहाँ पर सौतेला व्यवहार होने लगता है, क्योंकि नाना नानी तो बूढ़े हो चुके होते हैं। मामा मामी यहाँ पर इस बच्चे के साथ, जिसका नाम राजीव होता है, इसके साथ सौतेला व्यवहार करने लगते हैं। अब ये यहाँ पर इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, परेशान होकर एक दिन ये अपने घर को छोड़ देता है और भागकर सीधे यहीं पर इस खोखे पर आ जाता है और यहाँ आकर बैठ जाता है। अब सामने जब वो पान वाला व्यक्ति, जिसका नाम रामलाल होता है, वो इसे देखता है तो उससे कहने लगता है कि बेटा, आप कुछ खाओगे क्या? इनके पास कुछ खाने पीने की सामान और भी रहा करते हैं, जैसे चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ऐसे सामान और भी रखा करते। तो यहाँ पर इस बच्चे को चिप्स दी जाती है। थोड़ी देर तो ये चिप्स खाता है, उसके बाद फिर ये रामलाल की तरफ देखने लगता है। रामलाल उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, तुम और कुछ खाना चाहोगे कि मेरे पास खाना भी है? तो यहाँ पर ये बच्चा कहने लगता है कि हाँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद रामलाल इसे अपना टिफ़िन दे देते हैं और टिफ़िन में से ये खाना खा लेता है। अब रामलाल इसे पूछने लगते हैं कि बेटा, तू यहाँ पर कैसे बैठा हुआ है? क्या तेरे माता पिता तुझे याद नहीं कर रहे होंगे? तू अपने घर नहीं जाएगा? तो यहाँ पर ये बच्चा रोते हुए कहने लगता है कि मेरे माता पिता इस जहाँ में नहीं हैं। उसके बाद मैं अपने नाना नानी के वहाँ पहुँच गया, लेकिन वो लोग मेरा ख्याल नहीं रखते, वो लोग मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहते, जबकि मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अब रामलाल इस बच्चे की ऐसी भावनाओं को देख कर एकदम से द्रवित हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, तू टेंशन ना कर, तू हल्का फुल्का काम कर लिया कर और तू मेरे पास रहने लग, मैं तुझे यहीं से पढ़ाया लिखाया करूँगा। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। रामलाल अब राजीव को एक स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं और वहीं पर उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती। जब वो पढ़ाई करके वापस घर आया करता तो यहाँ पर इनके साथ पान की दुकान पर काम कराया करता। धीरे धीरे इसी तरह से पढ़ाई होने लगती है और ये अपनी +2 की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। अगर रामलाल जी के परिवार के बारे में बातचीत करें तो रामलाल के परिवार में उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां होती हैं। एक बेटी का नाम मोनी तो दूसरी बेटी का नाम सोनी होता है। वो गांव में रहा करते हैं और रामलाल यहाँ से महीने में एक बार उनके पास जाया करते। बीच में जब भी वो अपने घर जाते तो इस राजीव को भी अपने घर ले जाया करते। जो यहाँ पर इन बच्चियों की माँ होती है वो भी राजीव को अपने बेटे जैसा प्यार देती। दोस्तों, धीरे धीरे अब यहाँ पर राजीव की पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब राजीव यहाँ पर रामलाल से कहने लगता है कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, वहाँ जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो रामलाल भी उसे मना नहीं कर पाते, कहते हैं कि बेटा, इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत पैसा मैंने अपनी बेटियों की शादी के लिए जोड़ रखा है, वो पैसा तुम ले जाओ और वहाँ जाकर पढ़ाई करो। दोस्तों, यहाँ पर जो राजीव होता है उस पैसे को लेकर दिल्ली चला जाता है और वहाँ जाकर एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेने लगता है और इधर जो
पैसा होता है उसके पास धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो अब यहाँ पर वो खुद काम करने लगता है और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखता है। दोस्तों धीरे धीरे करके वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता आता है कि राजीव यहाँ पर जो टेस्ट होता है कलेक्टर का उसे पास कर लेता है और फिर यहाँ पर राजीव को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब जब ट्रेनिंग का समय आता है तो राजीव यहाँ पर रामलाल को बिल्कुल भूल जाता है। वो इस तरह से अपनी ट्रेनिंग में खो जाता है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब वो एक जिला कलेक्टर बन जाता है तो अपनी पोस्टिंग में एक बार के लिए खो जाता है। 1-1.5 महीने तक तो पोस्टिंग में खोया रहता है, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद उसे याद आती है कि रामलाल जी के पास चलना चाहिए, क्योंकि उनको वो बाबूजी बुलाने लगा था। दोस्तों जैसे ही वो रामलाल की दुकान पर पहुंचता है तो यहाँ वो पान वाला दूसरा उसे दिखाई देता है। उसे देखकर और यहाँ पान खाकर वो फपक फपक कर रोने लगते हैं। दोस्तों जब यहाँ पर ये पान वाला इस राजीव की जो कलेक्टर साहब हैं उनकी पूरी कहानी सुन रहे होते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं। अब कलेक्टर साहब यहाँ पर इस दुकान वाले से पूछने लगते हैं कि वो गए तो गए कहाँ, उनके बारे में कुछ पता है क्या? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वो शायद अपने घर गए हैं। राजीव को घर का पता होता है। अब वो बिना कुछ देरी किए हुए सीधी गाड़ी उसी घर के दरवाजे पर जाकर लगाता है और जब दरवाजे के अंदर से 2 लड़कियां निकल कर आती हैं, वो लड़कियां भी जवान हो चुकी होती हैं, शादी योग्य हो रही थी। और इधर जो इन लड़कियों की माँ होती है वो भी जब यहाँ पर राजीव को देखती है तो पहचान नहीं पाते ये लोग, क्योंकि राजीव अब यहाँ पर जिला कलेक्टर बन चुका था। तब तो वो एक छोटा सा गरीब बच्चा था, आज वो कलेक्टर बन चुका है। यहाँ पर माँ और बेटियाँ नहीं पहचान पाती। फिर यहाँ पर जो मोनी होती है वो राजीव को देखकर कहने लगती है कि क्या तुम राजीव हो? तो यहाँ पर राजीव कहता है कि हाँ बहन मैं राजीव हूँ। जब माँ को भी पता चलता है कि ये तो तुम्हारा बेटा राजीव है, माँ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। अब यहाँ पर राजीव रामलाल जी के बारे में पूछने लगता है कि माँ बाबूजी का क्या हाल है, बाबूजी कहाँ हैं? मैंने सुना है कि वो बीमार हैं। तो यहाँ पर माँ फपक फपक कर रोने लगती है। जो बेटियाँ होती हैं मोनी और सोनी वो भी अपने भाई को लिपट कर रोने लगती हैं, कहने लगती हैं कि भाई बाबू अब इस जहाँ में नहीं है, हमारे बापू इस जहाँ को छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर राजीव को भी बहुत बुरा लगता है। फिर यहाँ पर राजीव अपनी माँ से कहता है कि माँ अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा आ चुका है। उस दिन के बाद से राजीव इन्हें अपने उस फ्लैट में लेकर जाता है जो इसे सरकार के द्वारा अलॉट होता है। वहाँ पर दोनों बहनों को रखने लगता है, अपनी माँ को भी अपने साथ में रखता है। दोस्तों अब अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं बहनों की शादी करना चाहता हूँ, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का आपने देखा है तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं इनके लिए अच्छा सा लड़का देख लेता हूँ। तो माँ यहाँ पर कहती है कि बेटा तुझसे बेहतर कौन जानेगा, तू खुद ही इनके लिए अच्छा लड़का देख ले क्योंकि तू पढ़ा लिखा है। दोस्तों यहाँ पर उन दोनों बहनों के लिए अच्छा लड़का देख लिया जाता है। पहले तो बड़ी वाली बहन की बहुत ही अच्छे लड़के के साथ में शादी करा दी जाती है जो एक बैंक में बहुत बड़ा मैनेजर होता है। दोस्तों अब यहाँ पर छोटी बहन के लिए भी ये लड़का देखने लगता है। उससे पहले माँ इससे कहने लगती है कि बेटा तू भी शादी कर ले, तू भी शादी योग्य हो चुका है, तू भी अपने लिए कोई लड़की देख ले। तो यहाँ पर ये जिम्मेवारी वो अपनी माँ के ऊपर छोड़ देता है कि माँ तुम ही मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देख लो। दोस्तों यहाँ पर जो छोटी वाली बहन होती है उसके लिए भी एक लड़का जो सीए कर चुका होता है उसे देख लिया जाता है और उसके साथ अच्छे से उसकी शादी कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जिला कलेक्टर की बहन के साथ कौन शादी नहीं करना चाहेगा। दोस्तों शादी होने के बाद यहाँ पर जो माँ होती है राजीव के लिए भी एक भोली वाली गांव की अच्छी सुंदर लड़की देख लेती है, उसी के साथ राजीव की शादी हो जाती है। दोस्तों शादी होने के बाद राजीव भी बड़ा खुश रहता है, वो अपनी माँ के साथ रहा करता, बहनें भी बीच बीच में राजीव के पास आती जाती रहा करती। इनके बाद से इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कटने लगता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर एक पान बेचने वाले ने अपने काम की परवाह ना करते हुए उस बेटे को, जिसको उसने बस बेटा ही कहा था, राह से उठाकर उसे अपने पास लाया था और उसे जिला कलेक्टर बना देता है। लेकिन वो खुद आज इस जहां में नहीं है, लेकिन रामलाल जी की यहाँ पर चारों तरफ वाहवाही हो रही है। जब भी जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता है वही रामलाल जी को यहाँ पर बहुत ही अच्छा कहता है। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या रामलाल जी ने जो कदम उठाए वो उचित थे या अनुचित थे? दोस्तों आज हम लास्ट में सभी लोगों के नाम लेना चाहते हैं जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किए थे। हमारे जो पहला कमेंट किया था साबुद्दीन मियाँ ने कमेंट किया है, ये लिखते हैं कि आप हमारे
कमेंट को पढ़ा करो और हमारे नाम भी लिया करो। हम काफ़ी दिन से आपके वीडियो पर कमेंट करते हैं। साबुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जो कमेंट आया है, माही उमर का कमेंट आया है। ये कहते हैं कि जो स्टोरी है वो बहुत ही सैड स्टोरी है और इस स्टोरी ने मुझे भावुक कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा जो कमेंट आता है मनदूब दुबे का आता है, वो कहते हैं कि बहुत ही सुंदर स्टोरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चौथा जो कमेंट है मोनू जैन का आया है। उन्होंने कहा है कि आपकी स्टोरी हमेशा ही सुंदर होती हैं और आज की जो स्टोरी है वो भी बहुत ही अच्छी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाँचवा जो कमेंट है प्रेमचंद शर्मा जी का आया हुआ है। वो भी कहते हैं कि बहुत ही अच्छी स्टोरी आप बनाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद जी। छठा जो कमेंट है वो मनोज सिंह का आया है। वो भी यही कहते हैं कि आपकी स्टोरी हमेशा ही अच्छी रहती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सातवां जो कमेंट है वो विनोद कुमार जी का आया हुआ है। उन्होंने भी यही कहा है कि आपकी स्टोरी मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। दोस्तों आठवां कमेंट जो बहुत ही ज़्यादा हमारे कमेंट करते हैं कमल सिंह जी, उनका कमेंट आया है। हमेशा ही वो हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, हमेशा ही वो शेयर करते हैं। कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नवा जो कमेंट है वो देवकी महतू का आया है, जो कहते हैं कि मनोज के लिए करोड़पति भगवान का रूप बनकर आए। तो दोस्तों आप सभी कमेंट करने वाले साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते रहें। दोस्तों आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।